अगर भारत के सबसे करीबी साझेदारों में इजराइल भी है और ईरान भी, तो भारत दोनों के साथ अच्छे संबंध कैसे बनाए रखता है? इसी सवाल का जवाब हम इस पूरी वीडियो में देखेंगे। क्या आप जानते हैं कि भारत और ईरान का रिश्ता सिर्फ तेल और चाबहार पोर्ट तक सीमित नहीं है? दोनों देशों का संबंध लगभग 3000 साल पुरानी साझा सभ्यता है, भाषा और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि आज भी दोनों देशों में के रिश्ते जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हाल ही में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई के निधन के बाद ईरानी सरकार ने भारत के प्रधानमंत्री को अंतिम संस्कार में शामिल होने का औपचारिक निमंत्रण दिया है। इस घटना ने एक बार फिर भारत ईरान के गहरे ऐतिहासिक और कूटनीतिक संबंधों को चर्चा में ला दिया गया है। इसे ऐसे समझिए, कुछ रिश्ते सिर्फ व्यापार पर टिके होते हैं, लेकिन भारत और ईरान का रिश्ता इतिहास, भाषा, संस्कृति, व्यापार, राजनीतिक हितों की कई परतों से मिलकर बना है। इसलिए इसे केवल दो देशों का नहीं बल्कि दो सभ्यताओं का संबंध कहा जाता है। अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इसको आप पेपर 2 में IR में ले सकते हैं। जुलाई घटनाक्रम है, इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया था। ठीक है, तो पृष्ठभूमि आप देख सकते हैं कि 26 में जो है अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तीव्र जो है संघर्ष चला है। तत्कालिक प्रसंग अगर देखेंगे तो उनके निधन के बाद जो है अंतिम संस्कार में जो है शामिल करने के लिए औपचारिक निमंत्रण दिया गया है। रणनीतिक महत्व अगर हम देखते हैं तो समकालीन भू राजनीतिक तनावों के बीच दोनों देशों के गहरे ऐतिहासिक अटूट सभ्यता का जुड़ाव जो है रेखांकित करता है। ठीक है, और इसके अगर हम संबंध लगभग बात अगर करते हैं तो 3000 साल पुराना, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। संबंध की अगर हम बात करते हैं तो यह संबंध लगभग 3000 वर्ष पुराना माना जाता है। एंटिक्विटी इंडो ईरानियन हॉरिजन की बात करते हैं, यानी प्राचीन संबंध, भाषाई और धार्मिक समानता की अगर हम बात करते हैं तो इसको आप प्रागैतिहासिक और भाषाई साझापन पे भी देख सकते हैं कि ये जो टिका हुआ है, मतलब आधुनिक कूटनीति से पड़े रहा है भारत ईरान का संबंध। देखा जाए तो वेदांग और अवेस्ता की अगर हम बात करते हैं, इनका जुड़वा संबंध है। जैसे जो भारत का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है और पारसी धर्म के पवित्र ग्रंथ जो अवेस्ता है, उसमें गहरी संरचनात्मक शब्दावलियां संबंधी समानताएं हैं। जैसे आप ये बोल सकते हैं कि स को, जैसे इसमें फारसी में स, ठीक है, फारसी में स नहीं, फारसी में ह, ये हो गया ह, हो गया फारसी में, ठीक है, और ये हो गया संस्कृत में स। ठीक है, तो संस्कृत का असुरा है, फारसी का अहुरा हो गया। संस्कृत का सोम है, फारसी का होमा हो गया। ये हो गया, सोम को हम लिखते थे सोमा, ठीक है, तो ये हो गया होमा। यज्ञ हो गया फारसी का यशना। ठीक है, तो इस तरीके से जो है समानांतरता जो है पाई जा रही है। हिस्टोरिकल एम्पायर्स और अगर साम्राज्यीय संपर्क और कलात्मक रूपांतरण की बात करते हैं तो अचमेनिद जो साम्राज्य रहा है 550 से 330 ईसा पूर्व, तो देखिए सम्राट जो है दारियस के काल में गंधार सिंध क्षेत्र जो फारसी साम्राज्य के प्रशासनिक हिस्से के रूप में जुड़े रहे हैं। भारतीय सैनिकों ने फारसी सेना में सेवा दी है और भूमिगत मार्गों में यूरेशिया तक व्यापार वगैरह किया है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि अचमेनिड जो फारसी है साम्राज्य का गंधार और सिंध तक विस्तार। ठीक, और आप ये भी बोल सकते हैं इसमें कि भारत फारस के बीच जो है व्यापार मार्ग। मौर्यकालीन वास्तुकला का प्रभाव की अगर हम बात करते हैं तो पुरातात्विक साक्ष्य दर्शाते हैं कि मौर्यकालीन शाही वास्तुकला, विशेष रूप से सम्राट अशोक, पॉलिश किए गए पत्थर के एकात्मक जो स्तंभ है यानी मोनोलिथिक पिलर्स है और सार्वजनिक कला के रूपों में अचमेनिद जो शिल्प है उनकी परंपराओं की स्पष्ट प्रेरणा देती है। यानी मौर्यकालीन वास्तुकला पर फारसी का प्रभाव आप डायरेक्टली बोल सकते हैं। ठीक है, मध्यकाल में भारत फारसी इंडो पर्शियन संस्कृति के उदय की अगर हम बात करते हैं तो देखिए प्रशासन और साहित्य की संपर्क भाषा, आप बोल सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में फारसी केवल भाषा नहीं थी बल्कि प्रशासन और न्याय की प्रमुख भाषा बन गई, जिसमें हम देख सकते हैं कि फारसी राजभाषा हो गया। ठीक है, तो मुगल काल में फारसी कूटनीतिक, कानून, बौद्धिक जीवन और मुख्य भाषा बनी, जिन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों ने अभिजात वर्गों ने अपनाया।
स्थापत्य कला का संश्लेषण, तो इसमें देखिए भारत और फारसी शैली दोनों का रचनात्मक मिश्रण जो है, नई वास्तुकला उभरी है। मेहराब हो गया, गुंबद हो गया, एवान हो गया, पिस्ताक हो गया, चार बाग पद्धति हो गया। तो पर आगे अगर मतलब आप बोल सकते हैं कि फारसी राजभाषा, मुगल चित्रकला, चार बाग शैली, गुंबद, मेहराब, एवान, ये सब जो है स्थापत्य कला का संश्लेषण इसमें मिलता है। प्रतिभाओं का प्रवासन की अगर हम बात करते हैं तो 16वीं सदी में ईरानी कवि, चिकित्सकों, प्रशासकों और चित्रकारों के भारत आगमन ने मुगल चित्र कार्यशाला और प्रारंभिक आधुनिक जो भारतीय विद्वता है उसको समृद्ध किया है। वहीं पर आगे हम आधुनिक संबंध की बात करते हैं कि आज भारत और ईरान के रिश्ते 3 प्रमुख स्तंभों पर टिके हुए हैं। देखिए, उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि स्वतंत्रता के बाद भारत ऊर्जा, समुद्री पारगमन सुरक्षा की, चलिए तो पोस्ट इंडिपेंडेंस का ही हम लोग देख लेते हैं। मतलब आज भारत और ईरान के रिश्ते जो है, ऊर्जा सुरक्षा हो गया, चाबहार बंदरगाह हो गया, रणनीतिक संतुलन हो गया, तो इसको हम देखते हैं। शीत युद्ध की भू राजनीति, स्वतंत्रता के बाद अलग अलग वैश्विक सैन्य गुटों अलायंस के करीब होने के बावजूद नई दिल्ली और तेहरान ने स्थिर और कार्यात्मक राजनयिक संबंध बनाए। रणनीतिक पारगमन, तो भारत के जो आर्थिक विकास है उसके ईरान के कच्चे तेल का मुख्य रूप से स्रोत बना, और भारत ने ईरान को अफगानिस्तान, मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान को दरकिनार करने वाला जो पारगमन मार्ग है वो मार्ग माना। चाबहार की अगर हम बात करते हैं तो संयुक्त समुद्री परियोजना, आधुनिक अवसंरचना, एकीकरण की पराकाष्ठा, उत्तर दक्षिण परिवहन जो है गलियारे हैं, INSTC एक लचीला व्यापार मार्ग सुनिश्चित करता है। ठीक है, अगर हम इसमें चुनौतियों की बात अगर हम करें तो वर्तमान चुनौतियां जो हैं वो क्या है, तो अमेरिका ईरान प्रतिबंध हो गया, इजराइल ईरान तनाव है, और चीन का जो है बढ़ता प्रभाव हो गया, भारत प्रवासियों की सुरक्षा की बात आ रही है, समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा, ये सब चीजें हैं। तो इसको थोड़ा देखते हैं। तो देखिए, गठबंधन संतुलन, I2U2, इजराइल, पाकिस्तान और पश्चिमी देशों के साथ भारत की बढ़ती जो है सुरक्षा साझेदारी का तनाव, प्रतिबंधों का जाल है, तो पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण बैंकिंग, तेल आयात, व्यापार प्रक्रियाओं में बाधा है। क्षेत्रीय जो है गर्मा गर्म युद्ध जो चल रहा है, US इजराइल हो गया, ईरान, तो समुद्री मार्ग बाधित हो रहा है, प्रवासियों की सुरक्षा है, बीमा, इन सब पे प्रीमियम की वृद्धि हो रही है। तीसरी शक्ति का प्रभाव की अगर बात करते हैं, चाइना फैक्टर, तो देखिए चीन की बढ़ती जो आर्थिक उपस्थिति है और दीर्घकालिक बुनियादी ढांचा है, ढांचागत निवेश भारत की प्राथमिक क्षेत्रों की स्थिति के लिए चुनौती पेश कर सकता है। तो ये सब चीजें हैं। वहीं पर अगर हम वे फॉरवर्ड की अगर बात करते हैं तो देखिए मल्टी अलाइनमेंट की बात करते हैं, बहु संरेखन, यानी भारत किसी भी सुरक्षा गुट में शामिल हुए बिना इजराइल, ईरान, खाड़ी देशों, खाड़ी सहयोग परिषद जो है GCC के देशों के साथ जो है स्वतंत्र और रचनात्मक संबंध बनाए रखना चाहिए। चाबहार बंदरगाह के संरक्षण, तो वैश्विक प्रतिबंधों के प्रभाव से बचने के लिए स्थानीय मुद्रा भुगतान जो है प्रणाली का मानवीय व्यापार छोटों का अधिकतम उपयोग किया जाए। अगर हम कल्चरल डिप्लोमेसी और डायस्पोरा ग्रिड की बात करते हैं इसी में, तो सिविलाइजेशनल डिप्लोमेसी, यानी जब सैन्य और भू राजनीतिक रास्ते बंद हो तो भारत फारसी विरासत साझा, ऐतिहासिक, भाषाई, सांस्कृतिक संबंधों का उपयोग बैक चैनल, संवाद और शांति स्थापित के लिए किया जाना चाहिए। प्रवासी सुरक्षा, डायस्पोरा सिक्योरिटी की बात अगर हम करते हैं तो पश्चिमी एशिया में अचानक होने वाले सुरक्षा संकटों से खाड़ी देशों में होने वाले लाखों भारतीयों प्रवासियों की रक्षा के लिए ईरान और खाड़ी देशों के साथ मिलकर पोर्टेबल आपातकालीन संचार गलियारे जो हैं स्थापित किए जाएं। ठीक है, अगर हम कंक्लूजन की बात करते हैं तो देखिए ईरान भारत के लिए मात्र एक ऊर्जा आपूर्ति और भू राजनीतिक मोहरा नहीं है, बल्कि एक भारत की ऐतिहासिक, भाषाई, प्रशासनिक पहचान को आकार देने वाला अनिवार्य जो है सभ्यता का साझेदार है। वर्तमान में पश्चिम एशिया जिस गहरे संकट से गुजर रहा है, सावधानी पूर्वक कूटनीतिक संतुलन बनाए रखना और अपनी रणनीतिक स्वायत्ता की रक्षा करना भारत के दीर्घकालीन आर्थिक, ऊर्जा और समुद्री हितों की रक्षा का एकमात्र कुंजी है। ठीक है, यानी इसलिए आप बोल सकते हैं कि इसलिए भारत के लिए ईरान केवल तेल का स्रोत नहीं है, बल्कि हजारों वर्षों का साझा सभ्यता, संस्कृति और रणनीतिक साझेदारी का महत्वपूर्ण भागीदार है। आने वाले समय में भारत की सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि इजराइल, ईरान, अमेरिका और खाड़ी देशों के बीच संतुलन बनाते हुए अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना। ठीक है,
मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पर्पस से देखें तो ये क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं कि समकालीन भू राजनीतिक संघर्षों के बीच भारत ईरान इन सब केवल ऊर्जा आपूर्ति आदान प्रदान सीमित नहीं है, बल्कि नई जड़ें गहरे सभ्यतागत और ऐतिहासिक संश्लेषण में निहित है। परीक्षण कीजिए कि वर्तमान पश्चिमी एशिया संकट के दौर में भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्ता को बनाए रख सकता है। ठीक है, तो इसको आपको करना है 15 मार्क्स 250 वर्ड। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या जवाब मिले? आपको जवाब मिले कि अगर भारत के सबसे करीबी साझेदारी में इजराइल भी है और ईरान भी, तो भारत दोनों के साथ अच्छे संबंध कैसे बनाए रखता है। इसी सवाल का जवाब हम जिस वीडियो में हमने पाया है और मिला है हमें। ओके।